नमस्कार, दी लीजेंड में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकित माथुर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स से जिसने बहुत कम उम्र में ऐसे मुकाम हासिल कर लिए हैं जिन्हें राजनीति में अच्छे अच्छे दिग्गजों का पूरा जीवन निकल जाता है। ये शख्स राजनीति के दौर में अपनी पकड़ मजबूत करता जा रहा है, जिसे विपक्षी दलों को सोचने पर मजबूर होना पड़ रहा है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे एक ऐसे उभरते युवा सितारे की जिसने राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी में अपना पद तो हासिल किया ही, साथ ही पार्टी में अपने वर्चस्व को भी बनाए रखा। ये चेहरा हमारे बीच में हमारे स्टूडियो में आज मौजूद है। इनका नाम है सार्थक शर्मा। सार्थक, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद। सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को ये बताएं कि फर्श से अर्श तक का सफ़र कैसा रहा? देखिए, स्कूल टाइम से मेरी राजनीति में काफ़ी रुचि थी जी। मैं अपना क्लास मॉनिटर भी रहा, क्लास रिप्रेजेंटेटिव रहा जी। उसके बाद मैं हाउस कैप्टन रहा, मार्टिनेंट रहा, डिसिप्लिन इंचार्ज रहा, मैं डेप्यूटी हेड बॉय भी रहा मेरा स्कूल के अंदर। हेड बॉय का चुनाव लड़ा मैंने और हेड बॉय का चुनाव भी जीता जी। उसके बाद में मैं क्या कहते हैं, अपने 12th के बाद में मैंने कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट दिया, क्लैट जिसे कहते हैं, और मैं एमआईटी गुड़गांव में पढ़ाई करने के लिए चला गया मेरी। लेकिन वहाँ जाने के बाद मेरी पॉलिटिक्स में रुचि कम नहीं हुई, क्योंकि मेरे अंदर एक विजन था लोगों की सेवा करने का, यूथ को एम्पावरमेंट करने का, अपलिफ्ट करने का, लोगों की जो सोच है उसको बदलने का। मैं एनएसयूआई का मेंबर बना और साथ ही साथ मैंने करीबन और भी अपने दोस्तों को मेंबर बनाया। मैं यूथ कांग्रेस का एक्टिव मेंबर था। उसके बाद में मैं जब जयपुर वापसी करी मैंने 5th ईयर के अंदर मेरे को पोस्ट मिल गई थी मेरे कार्य को देखते हुए। उसके बाद मैंने अपने विधानसभा क्षेत्र आदर्श नगर से काफ़ी तादाद में व्यापारियों को जोड़ा, युवाओं को जोड़ा, उनको प्रोत्साहन करा कांग्रेस पार्टी के लिए। और इसी तरीके से मैंने वहाँ पे जवाहर नगर यूथ क्लब बनाया। जवाहर नगर यूथ क्लब के अंदर मैंने कई प्रोग्राम करे उसके बैनर तले। उसके बाद मैंने आदर्श नगर यूथ ऑर्गेनाइजेशन बनाया, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा यूथ हमारे से जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्टिविटी हुई यूथ के साथ में, क्योंकि आज यूथ ही एक ऐसा चीज़ है जो चेंज मेकर साबित होता है राजनीति के। बिल्कुल बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। बिल्कुल आप मुझे ये बताइए, पारिवारिक संबंध आपका राजनीति में शुरू से रहा है, तो राजनीति में आना कितना आसान हो जाता है जबकि पीछे बैकग्राउंड राजनीति में हो? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जिसका परिवार राजनीति में होता है जी। बहुत कम ऐसे परिवार होते हैं जो अपने बच्चों को राजनीति के अंदर भेजते हैं। बिल्कुल सही बात। क्योंकि राजनीति को लोग अच्छी चीज़ भी समझते हैं, बुरी चीज़ भी समझते हैं। प्लेजर एंड पेन आर द 2 साइड्स ऑफ अ सेम कॉइन। सुख और दुख एक ही चीज़ के पहलू हैं, डीमेरिट्स भी हैं, मेरिट्स भी हैं। तो मेरे घर वाले नहीं चाहते थे कि मैं राजनीति में जाऊँ। यही कारण था कि मेरे को राजस्थान यूनिवर्सिटी में लॉ नहीं पढ़नी थी और मेरे को एमआईटी यूनिवर्सिटी गुड़गांव भेज दिया गया। लेकिन मैंने अपने मुकाम पे ये अपने बल पे ये मुकाम हासिल करा। आज मेरे घर वाले बहुत खुश है इस चीज़ को देखते हुए। मेरे फादर हमेशा मेरे को सपोर्ट करते हैं राजनीति के अंदर। ही इज़ माई रोल मॉडल। मुझे अगर कोई दिक्कत होती है तो मैं उन्हीं के पास जाता हूँ और उन्हीं से चीज़ पूछता हूँ। मतलब कि यूँ कह सकते हैं कि पिता की पहचान आज एक बेटे से हो रही है। जी, कहने को तो कह सकते हैं, लेकिन मेरा ये सौभाग्य है कि मैं उन्हीं के नाम से जाना चाहता हूँ, और एक बेटे के लिए ये सौभाग्य होगा कि वो अपने पिता के नाम के पीछे उसका नाम लिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, बड़े सौभाग्य की बात है कि इनके पिता की पहचान इनके नाम से हो रही है। आगे हम बढ़ते हैं। परिवार का जो सपना था वो क्या था? क्योंकि परिवार का एक सपना रहता है कि अगर हम राजनीति में हैं तो हमारे बेटे को स्पोर्ट्समैन बनाएंगे हम, या कि कोई इंजीनियरिंग बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे। तो क्या था उनका सपना? देखिए, मेरी मदर का सपना था कि मैं जुडिशियल सर्विसेज में जाऊं, आरजेएस फाइट करूं और एक जज बनकर आऊं। लेकिन मेरा विजन एक अलग था। मेरे को जनता के लिए कुछ करना था, यूथ के लिए कुछ करना था, सोसाइटी के अंदर कुछ चेंज लेकर आना था। आज जो लोग राजनीति को एक गलत चीज समझते हैं, मुझे उनका एक माइंडसेट जो था ना, क्लियर माइंडसेट था, मुझे उसको चेंज करना था। मैंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट करी। उसके बाद मेरे पास कई कॉर्पोरेट ऑफर्स थे, टीसीएस से था, डीएसके लीगल से था, अमरचंद मंगलदास से था। लेकिन मैंने उन सबको छोड़ के वापस अपने जयपुर आया और यहाँ से मैंने एक स्टार्टिंग करी। इतना सब कुछ सपना लिए हुए परिवार के सपने को भी बखूबी बनाए रखने के लिए इन्होंने राजनीति में आए, क्योंकि इनका पारिवारिक संबंध राजनीति से रहा है और इनके माता पिता नहीं चाहते थे कि ये राजनीति में आए। जैसा कि इन्होंने कहा कि इनकी माताजी चाहती थी कि ये एक जज बने और जज बनकर एक देश को एक कानून और न्याय की नज़रिए से देखें क्या अच्छा है और क्या बुरा है। आगे मैं अपना सवाल कंटिन्यू करना चाहूँगा कि राजनीति में आने के लिए कांग्रेस का ही हाथ क्यों थामा? देखिए, कांग्रेस मेरी विचारधारा में थी जी।
मैं किसी पार्टी की आलोचना नहीं करूंगा, किसी की सराहना नहीं करूंगा, ये गलत है। डेमोक्रेसी के अंदर हर इंसान को हक है, वो किसी पार्टी में जा सकता है, एक विचारधारा की बात है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो पिछले 4.5 साल में युवाओं के साथ धोखे करे, माताओं बहनों के साथ धोखे करे, व्यापारी वर्ग के साथ धोखा करा गया, कर्मचारी वर्ग के साथ धोखा करा गया, इससे मेरा ही नहीं और भी जितने जो बीजेपी के पदाधिकारी हैं, जो उनकी आइडियोलॉजी रखते हैं, उनका भी भारतीय जनता पार्टी से मन उठ चुका है। ये कारण था कि कांग्रेस के अंदर जाने का और कुछ डेवलपमेंट करने का। कांग्रेस सत्ता में आएगी तो मैं लोगों के लिए कुछ कर सकता हूँ, कुछ डेवलपमेंट कर सकता हूँ और एक अच्छा पॉजिटिव माइंडसेट लोगों के अंदर सेट कर सकता हूँ। आपने अभी कहा कि पिछले 4.5 साल से प्रदेश की जनता बेहाल है। 4 साल पहले, 4.5 साल पहले कांग्रेस की सरकार थी। जी बिल्कुल। तो 4 साल पहले की कहानी अगर हम देखा जाए तो सरकार अगर अच्छे काम करती तो आज मौजूदा सरकार में होती। ये उस टाइम पे आप राजस्थान का ट्रेंड कह लो, चेंज कह लो, पब्लिक को हमेशा चेंज चाहिए। आज अपन घर में भी कितना अच्छा काम करते हैं, लेकिन ये कहते हैं कि नहीं वो ज़्यादा अच्छा करता है। बिल्कुल। ऐसे है वैसे है। गहलोत सरकार ने मुफ्त दवा योजना चालू करी, पेंशन योजना चालू करी, काफ़ी भर्ती निकाली गई। उनकी सरकार में 1 किलो रुपए में चावल मिला, 2 रुपए किलो में राशन मिला। तो ये सारी चीज़ें ना बहुत डेवलप करती हैं। गरीबों के लिए उन्होंने मुफ्त दवा योजना करी, मुफ्त जांचें फ्री करी। आज बीजेपी की सरकार के अंदर वो चीज़ें नहीं है। आम आदमी त्रस्त है, सरकार मस्त है। जिस तरह आपने अभी कहा कि युवाओं का प्रचलन ज़्यादा है, युवा राजनीति का तख्ता पलट करने में सक्षम है। बिल्कुल। गहलोत सरकार ने 10 साल के कोर्ट स्टे के बाद में सरकारी भर्तियां निकाली, युवाओं को मौका दिया, बेरोजगारों को मौका दिया, तो उन्हीं बेरोजगारों ने विपक्ष में क्यों बिठा दिया? देखिए मैं कह रहा हूँ, कई बार ऐसे होता है, कई बार ऐसी हवा चलती है जो क्या कहते हैं आपका माइंडसेट चेंज कर देती है, एक भ्रम पैदा कर देता है। तो केंद्र सरकार जो थी उस टाइम पे उन्होंने 2013 में और 14 में एक ऐसी भ्रम का माहौल पैदा करा। लोगों को लगा पता नहीं मोदी सरकार क्या कर जाएगी, क्या गुजर जाएगी। और आज जो लोग हैं, चाहे बीजेपी में हो चाहे एक आम आदमी हो, वो ये कहता है कि नोटबंदी से मारा, जीएसटी से मारा, बेरोजगारी से मारा। व्यापारी कहते हैं व्यापारी की पार्टियों ने व्यापारियों को ही ठगा। सूरत में इतने 1000 व्यापारियों ने पलायन करा, उसका कारण क्या था? कांग्रेस वहाँ पे इतनी टक्कर में आई, उसका कारण यही था कि मोदी सरकार ने पिछले 4 साल में कुछ नहीं करा है। राजस्थान सरकार बिल्कुल विफल साबित हुई है। जिस तरह अभी आपने कहा कि मोदी सरकार का वर्चस्व है, मोदी लहर से क्या लगता है आपको कि कांग्रेस पार्टी में फूट पैदा हुई है? देखिए ये सारी अफवाहें हैं। फूट तो मेरे को बीजेपी में लगती है। अभी कीर्ति आज़ाद ने राहुल गांधी जी की तारीफ करी। कीर्ति आज़ाद जी बिहार के वरिष्ठ नेता हैं, उनके पिता पूर्व मुख्यमंत्री रहे हुए हैं वहाँ से। उन्होंने राहुल जी की तारीफ करी है इससे, और उन्होंने ये तक कह दिया कि वो किसी इंटरनेशनल पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, राष्ट्रीय पार्टी से लड़ेंगे। आज की तारीख में राष्ट्रीय पार्टी भारत में 2 ही हैं, एक कांग्रेस, दूसरी बीजेपी। बीजेपी से नाराज़ हैं तो सीधे सीधे उन्होंने कांग्रेस में आने के संकेत भी दिए हैं। इससे पता चलता है कि कांग्रेस में फूट नहीं है, फूट बीजेपी के अंदर है। वो इस फूट को ढकना चाहते हैं, एक उसको चादर चढ़ाना चाहते हैं और कांग्रेस पे लालछन लगाना चाहते हैं। आपने कहा कि फूट कांग्रेस में नहीं है, भाजपा में है। मैं अपना एक बहुत ही मासूम सा सवाल आपसे जानना चाहूँगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष 70-71 दिनों में बना, तब तक कांग्रेस ने खूब पलटवार किए, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद में कांग्रेस की चुप्पी क्यों साध ली? देखिए बीजेपी के अंदर आंतरिक कलह था, इसलिए कई प्रदेश अध्यक्षों के नाम चर्चा के अंदर आए। गजेंद्र सिंह जी का आ रहा है, अलग अलग नाम चर्चा में, लक्ष्मी नारायण जी का नाम चर्चा में आया। लेकिन इनके आंतरिक कलह इतनी ज़्यादा थी कि इनकी सेंट्रल कमेटी फैसला ही नहीं ले पाई, पार्लियामेंट्री बोर्ड फैसला ही नहीं ले पाए। चाहे राज्य सरकार की उसको हट कह लो, चाहे केंद्र सरकार की हट कह लो, इतनी ज़्यादा थी कि उन्होंने पार्टी के लिए सोचा ही नहीं, कार्यकर्ताओं के लिए सोचा नहीं, और उन्होंने मदन लाल सैनी जी को 74 दिन के बाद 74 साल का एक प्रदेश अध्यक्ष दे दिया। मदन लाल सैनी जी के बारे में क्या कहना, जनता जानती है। उदयपुर वाटी से उन्होंने चुनाव लड़ा था एमएलए का और वो 3रे नंबर पर रहे थे। तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो एक सरकार बना देंगे जो खुद ही अपने क्षेत्र से चुनाव हार चुके हैं? एक बार निर्दलीय चुनाव लड़ा उन्होंने, निर्दलीय में चुनाव हार गए वो, तो आप उन पर क्या भरोसा जता सकते हैं? आने वाले चुनावों में अमित शाह भी अब जयपुर आके बैठ जाएंगे, तो क्या लगता है कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं कोई नुकसान होगा? देखिए जनता की जो आज की तारीख में राय है, और जनता ने एक मन बना लिया है कांग्रेस को सत्ता के अंदर लाने का और बीजेपी को उखाड़ फेंकने का। ये किसान के साथ इन्होंने चोट करी है। किसान कमल बोना भी जानता है और उसे काटना भी जानता है,
और कांग्रेस का हाथ है जो हमेशा आम आदमी के साथ रहा है, युवाओं के साथ रहा है, माताओं बहनों के साथ रहा है। मैं जैसे कि आपको पहले भी कहा था, कांग्रेस 36 कौमों की पार्टी है, उसने कभी जातिवाद नहीं करी, कभी हिंदू मुसलमान नहीं करा, वो हमेशा सबको साथ लेके चलती है। आपके नजरिए से भाजपा हिंदू मुसलमान करती है? करती है हमेशा। जैसे चुनाव आने लगता है, राम मंदिर का मुद्दा सामने आ जाता है। जी। अच्छा, सरकार अगर हिंदू मुसलमान का मुद्दा छेड़ती है तो बीते दिनों अलवर में कुछ ऐसा ही एक गो हत्या को लेके मॉब लॉन्चिंग हुई थी अलवर के अंदर, लेकिन उसके अंदर भी किसी को सजा नहीं मिली जी। तो इससे भी हिंदू मुस्लिम को बढ़ावा मिलता है। मुस्लिम सोचेंगे कि हमारे लिए तो सारे कानून बना दिए गए हैं, हमारे को प्रताड़ित करने के लिए कानून है। ये चीज़ गलत है। हम हिंदुस्तान है, इसमें हमारे विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं। हमारा एक मोहल्ला होता है, उसमें हम भिन्न प्रकार के लोग रहते हैं और बहुत प्यार मोहब्बत से रहते हैं। तो ये जो बांटने का काम है हिंदू मुसलमान के नाम पे, ये बहुत ही तरीके से गलत तरीका है। आपको प्रदेश महासचिव पद पीसीसी की तरफ से मिला, तो इस पद पर आकर के कभी गौरव महसूस हुआ अपने आप में? देखिए, गौरव मुझे अपने आप में महसूस नहीं होना चाहिए, और जो लोग मेरे से मिलते हैं, जो मुझे जानते हैं, उनको मेरे पे गौरव होना चाहिए। जिससे आप गौरव कह रहे हैं, अगर ये चीज़ इंसान में आ जाती है, वो अहंकार का रूप ले लेती है और आदमी का पतन चालू हो जाता है। आदमी को हमेशा डाउन टू अर्थ रहना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि मैंने अभी तक कुछ हासिल नहीं करा है, मेरे को हासिल करना है, खुद के लिए नहीं करना, खुद के परिवार के लिए नहीं करना, अपनी जनता के लिए करना है, जिन्होंने मेरे पर भरोसा जताया है। बिल्कुल। महासचिव बनने के बाद में आप आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र में एक जनसेवक बनकर उभरे हैं वहाँ पर, तो कितना मुश्किल रहता है एक जनसेवक बनकर और जनता के बीच में जाना और उनका मन टटोलना? देखिए, जब मैं आदर्श नगर में गया था, मेरे को प्रदेश महासचिव बनाया गया, मैंने अपनी टीम बनानी चालू करी वहाँ पे। युवाओं का मेरे अपने आप ही मेरे प्रति एक रुझान था, उनको पता था कि इसमें कुछ हौसला है कर गुजरने का, तो लोगों को जुड़ाव रहा मेरे से। मैं वहीं पला बड़ा हूँ, तो कोई जाना पहचाना ही चाह रहा था, कोई मैं अनजान क्षेत्र में गया नहीं था। हालांकि काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, जैसे कई बार हमने आंदोलन करे वहाँ पे, कई प्रोग्राम्स करे हमने वहाँ पे, सरकार के खिलाफ कई बार हमने देखा, हमने सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी इतनी ज़्यादा है, सरकार के खिलाफ कोई बोलने वाला ही नहीं था। बिल्कुल नहीं है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष का क्षेत्र था, पुलिस भी सुनवाई नहीं करती थी, कोई अधिकारी सुनवाई नहीं कर रहा था। तो कहीं ना कहीं एक आदमी के पास क्या विकल्प बचता है? आंदोलन का विकल्प बचता है। एक भारत, एक स्वतंत्र नागरिक है हम भारत के, लेकिन भाजपा सरकार ने हमें एक स्वतंत्र नागरिक बना दिया है। 22 साल की महज उम्र में आप आदर्श नगर में एक जनसेवक बनकर उभरे, क्योंकि आपके सामने जो दिग्गज है वो काफ़ी उम्र के लोग हैं, यानी उनको एक दिग्गज कह सकते हैं राजनीति का। उनके सामने जाना और उन्हीं के कार्यकर्ताओं का मन टटोल कर और अपने साथ में काम करवाना कितना मुश्किल हो जाता है ये सारा काम। देखिए, जनता आजकल सब कुछ समझ चुकी है, कार्यकर्ता भी हमारे बीच में से ही है। हम भी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम भी अपना को कोई नेता नहीं मानते। पार्टी का जब तक हम कार्य कर रहे हैं, हम कार्यकर्ता है। सब लोग कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता है, वैसे ही वो लोग भाजपा के कार्यकर्ता है। लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनके सरकार उनके साथ ही खड़े नहीं हो रही है, उनका विधायक उनके साथ नहीं है, आदर्श नगर की ऐसी स्थिति थी कि रोडें टूटी हुई हैं, सीवरेज लाइनों का कोई सिस्टम नहीं है, सीवेज सिस्टम नहीं है, बरसात का पानी लोगों के घर में भर रहा है, कॉलोनी के अंदर गेट नहीं लगाए गए हैं, डेवलपमेंट के नाम पे कुछ नहीं करा गया वहाँ पे। अशोक परनामी जी वहाँ से पार्षद भी रहे और मेयर चुने गए जयपुर के, उसके बाद 2 बार वो लगातार विधायक चुने गए हैं। तो उनको तो बहुत कुछ डेवलपमेंट कर देना चाहिए। एक विधायक के पास इतना पर्याप्त कोष होता है कि वो डेवलपमेंट कर सकता है, और कोई भी सरकार ऐसी नहीं होगी अगर वो कोष मांगते तो उनको डेवलपमेंट के लिए पैसा नहीं मिलता। पुरानी बातों को छोड़े अपन, तो आज तो उनकी मौजूदा सरकार है, आदर्श नगर को चमन कर सकते थे वो, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ? आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र से वो विधायक रहे हुए हैं और उन्होंने अपने क्षेत्र से अतिक्रमण करवा लिया, लोगों को बेघर कर दिया दिवाली जैसे त्योहार में। जी हाँ, बिल्कुल। उन्होंने तो इस तरीके के विवादित बयान दिए गए कि पार्क की जमीन पर हम पार्किंग नहीं बना सकते, लेकिन आप लोग बना लीजिए, बाकी हम देख लेंगे, जिसकी उनको हाईकोर्ट से फटकार भी लगी थी और उन्होंने माफी मांगी थी। बिल्कुल, चौतरफा गिर गए थे परनामी। जी हाँ, बिल्कुल। पिछले दिनों में आपसे बात करूं, NSUI ने प्रदर्शन किया सड़कों पर आकर के, और सरकार के आदेश के बाद प्रशासन ने लाठियां भांज दी। देखिए, सरकार की आदत है, जो सरकार है बिल्कुल विफल साबित हुई है। ये गूंगी बहरी सरकार है बिल्कुल।
इसको जो प्रदर्शन करता है उनका बस यही चलता है कि लाठी चार्ज करवा दो, जेलों में फिट करा दो, क्योंकि इनका बस और कुछ चल ही नहीं सकता। ये किसी आदमी का माइंडसेट तो चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन बस ये एक आदमी की, गरीब आदमी की, युवाओं की, कर्मचारियों की इन्होंने आवाज़ दबाने का और लोगों को कुचलने का काम ही करा है इन बीते 4.5 साल में। लाठियाँ भांजने से क्या आपको लगता है कि कांग्रेस का कार्यकर्ता चुप बैठेगा? देखिए, ये कांग्रेस का कार्यकर्ता है, ना ही वो गोली से डरेगा, ना ही तलवार से डरेगा, ना ही लाठी से डरेगा, ना भाले से डरेगा। जब तक उनके शरीर में एक एक खून का कतरा है ना, वो जनता के लिए लड़ता रहेगा, उसके लिए न्योछावर होता रहेगा। आपको नहीं लगता कि ये जनता की लड़ाई नहीं है, दोनों पार्टियों की आपस की लड़ाई बनकर रह गई? देखिए, लोगों के साथ अत्याचार हुआ है, युवाओं के साथ धोखा हुआ है, रोजगार देने के नाम पे उनको बेरोजगार कर दिया गया, लोगों को आर्थिक तंगी से, मंदी से आज जूझना पड़ रहा है, बाजार की स्थिति बहुत बेकार है। तो ये धोखा भाजपा सरकार ने करा, इसका ही विरोध करा कांग्रेस सरकार ने, एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने। हमने तो सिर्फ एक जनता का दुख साझा करा, उनके सामने एक मौका रखा, उन्होंने क्या कहते हैं लाठियां बरसा दी गई, लोगों को अरेस्ट कर लिया गया। तो ये कोई लोकतंत्र नहीं है, ये तो एक गुंडा राज है। देखिए, गुंडा राज है मौजूदा सरकार में, ये कहना है प्रदेश महासचिव का, जो हमारे साथ अभी मौजूद है। आगे मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा, देश आने वाली 15 तारीख को 72वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। 72 सालों में आपके नज़रिए से, क्योंकि दोनों सरकार आती रही है और जाती रही है, अब डेवलपमेंट हुए हैं, नहीं हुए, वादे हुए और झूठे वादे हुए, जनता को लुभावने वादे हुए, तो 72 सालों में देश किस ओर अग्रसर है? देखिए, 60 साल कांग्रेस का राज रहा जी, और कांग्रेस ऐसी पार्टी है जिसको लोग कहते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत कर देंगे। कांग्रेस लोगों के दिल में बसी हुई है, कांग्रेस आम आदमी के दिमाग में बसी हुई है। तो ये सरकार से बेदखल कर सकते हैं, लेकिन हमें आम आदमी के दिल से, दिमाग से बेघर थोड़ी ना कर सकते हैं। हम तो हमारी जनता के दिल में घर बना के बैठे हुए हैं। ये कोई मतलब नहीं है कि सरकार, हमें जनता ने मौका नहीं दिया, इस वजह से हम लोग हो गए, जनता हमारे से प्यार नहीं करती है। ये जो झूठे वादे कर रहे थे, दुष्प्रचार कर रहे थे कांग्रेस का, लोगों ने देखा कि भाई कांग्रेस पर हमेशा ये उंगली उठाते हैं, लालछन लगाते हैं, इनको एक मौका दे के देख लीजिए। ये जो समाज के ठेकेदार बनने का इन्होंने ड्रामा करा है, ढोंग करा है, इन्होंने विडंबना रची, इनको एक मौका दे के देखा और आज मौजूदा हालात हम सबके सामने है कि इस देश का क्या हाल हो चुका है। कांग्रेस देश में 60 साल राज कर चुकी है। 60 साल राज करने के बाद भी देश में आज भी गरीबी की स्थिति क्यों है? देखिए, 100 साल अंग्रेजों ने हमारे पे राज करा, उसके बाद में कांग्रेस को देश की बागडोर सौंपी गई। कांग्रेस उस टाइम पे देश सोने की चिड़िया करता था अंग्रेजों के शासन से पहले, लेकिन जब कांग्रेस को मिला तो वो एक बिल्कुल पिछड़ा हुआ हो चुका था। कांग्रेस के पास कुछ भी नहीं था। कांग्रेस ने उसको, कहते हैं जैसे किसी छोटे बच्चे को बड़ा करना, फिर बड़े होकर वो आपसे सवाल पूछे कि आपने मेरे को इतने सालों में क्या दिया। लेकिन एक माता पिता ही बता सकते हैं कि उन्होंने उसको कितनी कठिनाइयों से पाला, उसको पालन पोषण करा। तो वही स्थिति कांग्रेस की थी और वो देश के बच्चे के रूप में उनको देश मिला, उन्होंने उसको बढ़ाया। आज जितनी भी योजनाओं का नाम बदल बदल के बीजेपी लोगों को भ्रमित कर रही है, सारी की सारी कांग्रेस की है। आज डिजिटल इंडिया की बात करते हैं लोग, तो राजीव गांधी जी उस टाइम पे हमारे थे, वो कंप्यूटर लेकर आए थे। उस टाइम पे लाल कृष्ण आडवाणी ने और अटल बिहारी जी ने उसकी बैलगाड़ी में यात्रा निकाली थी संसद तक, बिल्कुल, और बोला था ये लोगों को बेरोजगार करने का काम कर रहे हैं जी। तो आज हम लोग बेरोजगार करने का, ये लोग, हमने उस टाइम बेरोजगार करने का काम करा था, ये सरकार कर रही है बेरोजगार करने का काम। सोने की चिड़िया का आपने नाम लिया कि देश सोने की चिड़िया हुआ करता था, और इंदिरा गांधी जी के समय कई आरोप लगे, विपक्ष ने कई आरोप लगाए कि सोने की चिड़िया कहलाने वाला देश इंदिरा गांधी जी ने सोना तितर बितर कर दिया। देखिए, आरोप प्रत्यारोप लगाना विपक्ष का काम है, उनको जेल भी हुई उसके लिए, लेकिन आज तक किसी को कोई सबूत नहीं मिले जी। हवाई किले बनाना बहुत आसान है, हवाओं में बातें करना बहुत आसान है, किसी पे निशाना साधना बहुत आसान है, लेकिन उस बात को आप प्रूफ तो करके दिखाओ। ये लोग कहते हैं कि 60 साल में कांग्रेस ने क्या दिया। आज प्रधानमंत्री जी जिस एयरपोर्ट से जाते हैं, जिस सड़क से जाते हैं, वो सब कांग्रेस की तो देन है। जयपुर में आए, एयरपोर्ट पे उतरे, तो वो कांग्रेस की तो देन थी। प्रधानमंत्री जिस रोड से जाते हैं वो कांग्रेस की देन है, ये कहना है पीसीसी प्रदेश महासचिव का। आगे हम इनसे बात करते रहेंगे, वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमारे साथ मौजूद है सार्थक शर्मा, कांग्रेस के प्रदेश महासचिव।
सार्थक से हमने अब तक बहुत बातें कर ली है, आज़ादी से पहले की और आज़ादी के बाद भी, मौजूदा देश में क्या स्थिति चल रही है, सार्थक की जुबानी आपने पूरी तरह सुनी। लेकिन अब हम सार्थक से मौजूदा जो हालात हैं प्रदेश के, उस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। सार्थक, प्रदेश में जो मौजूदा हालात है, बेरोजगारों के जो अध्यक्ष है उनको जेल में डाल दिया गया, उन्होंने प्रदर्शन किया, तो क्या बेरोजगार अगर रोड पे नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे? देखिए, जब सरकार सुनेगी नहीं, मंत्री विधायक सुनेंगे नहीं, आला अफसर सुनेंगे नहीं, तो लोगों के पास एक मात्र जरिया बचता है आंदोलन करके सरकार का उसकी तरफ ध्यान केंद्रित करने का। लेकिन सरकार इतनी ज़्यादा निकम्मी हो चुकी है कि उन पर लाठियां बाज रही है। ये कैसा लोकतंत्र है? आप किस पे वार कर रहे हो? गरीबों पे वार कर रहे हो, युवाओं पे वार कर रहे हो, जिन्होंने आपको वोट दिया। आपको 164 विधायक दिए थे, केंद्र के अंदर आपकी सरकार बना दी, कड़ी से कड़ी जोड़ दी। अब क्या जनता सिर्फ कड़ी जोड़ने के लिए रह चुकी है? तो आप उनमें वार करके क्या साबित करना चाहते हो? क्योंकि आप अभी तक 22 साल की उम्र है अभी तक आपकी। आपके जो साथी है वो कई सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे होंगे, कई जो है वो परिणामों का इंतजार कर रहे होंगे। इस सरकार में ऐसा क्या हुआ कि परीक्षा हुई और कोर्ट स्टे लग गया और उसके बाद में उस पर रोक लग गई? क्योंकि कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में आपने अभी बहुत लेटेस्ट आपने उदाहरण देखा है। जी हाँ, मैंने देखा। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा पहले हुई जी, लोग कई महीनों से तैयारी करते हैं जी, कोचिंगों के अंदर अपने माता पिता का लाखों रुपया खर्च होता है उन लोगों का। सब लोगों के पास पैसा नहीं होता है, कोई मध्यम वर्गीय परिवार से भी होता है, कोई उससे निचले स्तर से भी होता है। तो देखिए, एक इंसान बच्चा तैयारी करता है, एक विद्यार्थी तैयारी करता है, एक पूरा मानस के साथ परीक्षा के अंदर बैठता है और पूरी दमकल के साथ परीक्षा देकर आता है और उसको ये परिणाम का इंतजार होता है कि मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा। लेकिन उसको पता चलता है कि वो पेपर देकर आया और वो परीक्षा रद्द कर दी गई। तो जो उसका मानसिक संतुलन होता है वो बिल्कुल पूरी तरीके से हिल जाता है, वो अंदर से बिल्कुल हिल जाता है, उसका जो हौसला होता है वो टूट जाता है। मैं बहुत एक सामाजिक सवाल आपसे करना चाह रहा हूँ कि पिछले कुछ परीक्षाओं में देखा जा रहा है कि जो वैवाहिक जो युवतियाँ होती हैं उनके मंगलसूत्र तक उतार लिए जाते हैं, उनकी चूड़ियाँ तक उतार ली जाती है। कि आप भारत देश अब इसी तरह के कानून बनाने लगा है? देखिए, ये जो हरकतें कर रही है सरकार और पुलिस के द्वारा भी करी जा रही है इस तरीके की चेकिंग के नाम पे, ये समाज को शर्मसार कर देने वाली है। बिल्कुल। औरतों के कपड़ों की चेकिंग करी जा रही है इस तरीके से, जहाँ पे हमारे अंदर महिलाओं को देवी के रूप में पूजा जाता है, उनको इस तरीके से शर्मसार करने वाली हरकतें हो रही है। तो ये कोई अच्छी सरकार का वो नहीं है, पहचान नहीं है। लेकिन इस मामला इतना बड़ा हो गया, लेकिन कांग्रेस की तरफ से इस पर कोई बयान नहीं है। कांग्रेस ने बयान दिए हैं कि ये चीजें गलत हैं, जो आप समाज को शर्मसार कर रही हैं हरकतें। चेकिंग करने का भी एक तरीका होता है, चेकिंग बंद कमरे में भी की जा सकती है, लेडीज कांस्टेबल के थ्रू भी की जा सकती है, लेकिन उसकी फोटोज रिलीज हो जाती है, फोटो वायरल हो जाती है। एक महिला के लिए स्वाग का चिन्ह होता है उसका मंगलसूत्र, उसकी पति की निशानी होती है। आप उसको उतार के क्या दिखाना चाहते हैं? ये कानून में के अंदर नहीं लिखा है गए पे कि मंगलसूत्र उतार देना चाहिए। बिल्कुल। सार्थक, पिछले कुछ समय से देखा जा रहा है कि प्रदेश में रेप और बलात्कार की घटनाएं बढ़ती जा रही है। जी हाँ, छोटी छोटी बच्चियों के साथ में, हाल ही में 3 साल की बच्ची के साथ में जो दिल की बीमारी से पीड़ित थी। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि 3 साल की बच्ची अगर दिल की बीमारी से अगर पीड़ित हो तो उस पर क्या बीतती है। लेकिन फिर एक फेरी वाला आता है और उसने उसी बच्ची के साथ में रेप किया, बलात्कार किया। तो क्या प्रदेश में अब ऐसी घटना होना बाकी रह गई है? देखिए, ये राजस्थान के लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि महिला मुख्यमंत्री के होते हुए भी महिला सुरक्षित नहीं है। बिल्कुल। उनके खुद के गृह जिला झालावाड़ में रेप की घटनाएं हुई, उस पर भी कोई कदम नहीं उठाए गए, दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, पॉक्सो कोर्ट नहीं बनाए जा रहे हैं। ये जब पेपर उठा के देखता है आदमी, ये घटना बहुत आम हो चुकी है कि 3 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ, 1 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ। तो ये जो समाज की मेंटेलिटी थी, क्या इसमें क्रिमिनल्स को बढ़ावा मिला? ये साफ जाहिर हो रहा है कि बीजेपी की सरकार इतनी ज्यादा त्रस्त हो चुकी है जनता के लिए कि अपराधियों को डर ही नहीं रहा किसी बात का, और आए दिन रेप की घटनाएं हो रही हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने भी कहा था कि जैसे ही हम लोग सरकार के अंदर आएंगे, हम पॉस्को कोर्ट बनाएंगे जिससे इस पे अपराधों को विराम मिलेगा और स्पीडी ट्रायल होएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, इसमें कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी। क्योंकि चुनाव आ गए हैं अब सार्थक, तो कांग्रेस जनता के बीच में क्या वादे लेकर उतरेगी?
देखिए, भाजपा सरकार ने 14.5 लाख युवाओं को रोजगार देने का वादा करा था जी। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि वो अपने वादों पे खरा नहीं उतरी है। बीजेपी सिर्फ वादे करना जानती है लेकिन उनको निभाना नहीं जानती है। ऐसे कई सारे वादे किए गए लोगों से, कर्मचारियों से। 7वां वेतन आयोग के अंदर भी कर्मचारियों को बहुत ही ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा। उनके एरियर होते 3-3 साल के और उनको मिल रहे हैं सिर्फ 12 महीने के, 18 महीने के। तो उससे उन पे भी आर्थिक नुकसान हुआ है, उनके परिवार पे नुकसान हुआ है। एक कर्मचारी बेचारा उम्मीद लगा के बैठता है कि तनख्वाह में कुछ इजाफा होगा तो परिवार के लिए ये चीज़ें कर दूंगा, माता पिताओं के लिए बीमारी आ रही है पैसा लगा दूंगा, घर बना लूंगा। लेकिन इस वसुंधरा सरकार ने उसको भी चकनाचूर कर दिया। कर्मचारियों के साथ भी चोट करी, युवाओं के साथ भी चोट करी, व्यापारियों के साथ भी चोट करी। तो ये सबके जो थे सबके साथ बिल्कुल धोखेबाजी का एक वातावरण सामने आया है। आपने राज्य कर्मचारियों की बात करी कि धोखे हुए हैं। ऐसा ही एक मैं आपसे एक और सवाल करना चाह रहा हूँ। राज्य सरकार के खिलाफ राज्य कर्मचारी कई बार सड़कों पर उतरे, अपनी मांग उन्होंने रखी है, ज्ञापन दिया है, पत्र भिजवाए, लेकिन सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आता है। इसी को लेकर के राज्य कर्मचारी जब हड़ताल पे उतरता है तो राज्य सरकार की तरफ से एक डराया धमकाया जाता है कि उन्हें रेशमा के तहत गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल। मैं इसके आपको बताना चाहूँगा, पिछले गत वर्ष में तहसीलदार सेवा परिषद ने, पटवार संघ ने, ग्राम सेवक संघ ने हड़ताल करी थी और वो हड़ताल अनिश्चितकालीन तक चली। उसका कारण था कि सरकार का जो उनका रवैया था बहुत ही ज्यादा नेगेटिव था उनके प्रति। उनकी बात सुनी नहीं गई, उल्टा उनको धमकाया गया अलग अलग एजेंसियों के माध्यम से कि आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा, आप पे डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हो जाएगी। उनके अध्यक्षों को धमकाया गया, उनके पदाधिकारी को धमकाया गया जिससे उनके मनोबल को तोड़ दे। लेकिन जब आदमी कुछ करने की ठान लेता है और जब बात उसके परिवार पे आती है, उसके स्वाभिमान पे आती है, तो आदमी कभी झुकता नहीं है। और यही रहा, मौजूदा लोगों ने जो हड़ताल करी उसका कुछ ना कुछ उनको परिणाम देखने को मिल रहे हैं कि सरकार ने उनकी बात सुनी तो सही कम से कम। मतलब मौजूदा सरकार अपने ही आवाज जो उठाता है उसी का गला दबा देती है। जी हाँ, बिल्कुल। जो सरकार के खिलाफ बोल रहा है उसकी आवाज को दबाया जा रहा है। तो लोकतंत्र के अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए। ये एक सानिध्यपूर्ण वातावरण का प्रतीक नहीं है, ये गुंडा राज का प्रतीक है। पिछले कई महीनों से देखा जा रहा है कि डॉक्टर्स हड़ताल पर आ रहे हैं, रोडवेज कर्मी हड़ताल पर आ रहे हैं, लो फ्लोर्स कर्मी हड़ताल पर, ऑटो यूनियन हड़ताल पर आ रही है। तो क्या प्रदेश में अब ये सब कुछ रह गया? इसीलिए जनता ने मौजूदा सरकार को वोट दिया था। देखिए, लोगों ने भाजपा सरकार को बहुत उम्मीदों के साथ वोट दिए थे। उनको राज्य सरकार ने बिठाया, केंद्र सरकार ने बिठाया, लेकिन ये उनकी उम्मीदों पे खरा नहीं उतरी। उनके साथ चोट करा गया, उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई गई। जब उनकी सरकार सुन रही नहीं है तो उनके पास, बेचारों के पास कोई विकल्प नहीं बचा है आंदोलन करने के अलावा। इसलिए रोडवेज कर्मियों ने चक्का जाम करा कि उनकी कुछ डिमांड सुन ली जाए। इसी तरीके से ट्रक यूनियन की बात रही, ऑटो यूनियन की बात रही, तो उनके पास मात्र एक विकल्प यही बचा कि वो प्रदर्शन करें और सरकार उनका कुछ सुनने की कोशिश करे, लेकिन उसका भी कोई फायदा निकला नहीं है। बिल्कुल सार्थक, क्योंकि अब विधानसभा चुनाव में महज 4 महीने रह गए हैं और आचार संहिता भी 1 महीने बाद लग जाएगी। तो क्या लगना चाहिए, क्योंकि आप विपक्ष में बैठे हुए हैं अभी, तो विपक्ष के नजरिए से क्या लगना चाहिए कि मौजूदा सरकार को अब तक ये घोषणा कर देनी चाहिए थी? देखिए, घोषणा करने का अब कोई फायदा नहीं बचा है। जो इन्होंने 5 साल पहले सरकार में आने से पहले विपक्ष में रहते हुए घोषणा करी थी, ये उस घोषणाओं को पूरा नहीं कर पाई है। तो ये जो अब घोषणा करेंगे, ये जो अब भर्तियां निकालेंगे, ये लोग कब पूरा करेंगे, उसका टाइम कब मिलेगा? इनकी डेडलाइन, इन्होंने कोई डेडलाइन बनाई नहीं, इनके प्रोजेक्ट्स अटके रह गए। लिंक रोड का काम भी अटका हुआ है। निवाई के अंदर भी क्या कहते हैं, इसी तरीके से किसानों के साथ अत्याचार हुआ था और उनको गड्ढा खोद के बैठना पड़ गया था। तो ये सिर्फ चुनावी वादे करने का टाइम आ चुका है। मौजूदा सरकार सिर्फ चुनावी वादे कर रही है। इस वादों को कब पूरा करेंगे? इन्होंने कोई घोषणा पत्र लागू नहीं करा है, कोई इनका मैनिफेस्टो अभी तक वो नहीं हुआ है, मार्केट के अंदर नहीं आया है कि इनका क्या विजन है। मोदी सरकार ने जब चुनाव लड़ा था तो कहा था कि हर आम आदमी के 15 लाख रुपए खाते में आएंगे। आपके आ गए खाते में? ये सवाल मैं आपसे पूछूं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आप भी आम आदमी है मेरी तरह, कि आपके खाते में 15 लाख रुपए आए? बिल्कुल। देखिए, ये सवाल देश पूछ रहा है नरेंद्र मोदी को कि क्या आम आदमी के खाते में 15 लाख आए या नहीं आए, क्योंकि विपक्ष अच्छी तरह जवाब दे सकता है, क्योंकि हम मीडिया है, क्योंकि मीडिया का जो सरकार है वो भी, हम भी एक। देखिए, उन्होंने कहा था हर आदमी के खाते में 15 लाख रुपए आएंगे, ब्लैक मनी वालों की सूची रिलीज की जाएगी। आप 15 लाख रुपए छोड़ो, ब्लैक मनी वालों की सूची छोड़ो, विजय माल्या ने इतने हजारों करोड़ का स्कैम करा, नीरव मोदी ने स्कैम करा, और ऑटो में कंपनी का स्कैम हुआ,
ये सारे के सारे क्या कहते हैं, इनके राज होते हुए, चौकीदार के होते हुए, प्रधानमंत्री जी ने अपने आप को खुद कहा था कि मैं चौकीदार हूँ इस देश का, उनके होते हुए, चौकीदार के होते हुए वो लोग कैसे देश छोड़ के भाग चुके हैं जी। बॉर्डर पे आए दिन घटनाएं हो रही हैं जी। प्रधानमंत्री जी ने कहा था 56 इंच का सीना लेके बैठा हूँ, क्यों हमारे सैनिक मुठभेड़ में मारे जा रहे हैं। लेकिन वो तो नाप लिया राहुल जी ने पिछले कुछ दिनों। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान की तरफ से इस तरह की घटनाएं नहीं होंगी और होंगी तो उनका ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। फिर आज तक कितने सीज फायर हुए, कितने सीज फायर तोड़े गए, क्या पाकिस्तान को क्या जवाब दिया हमने? पाकिस्तान की तरफ से लगातार फायरिंग होती रही है। भारतीय जवान हमेशा से ही पहले की जैसे अभी भी शहीद हो रहे हैं, लेकिन मौजूदा सरकार क्या कर रही है, अपने आप में एक सवाल या निशान जरूर खड़ा हो रहा है। कांग्रेस की सरकार अगर आती है सत्ता में दोबारा, तो सबसे पहले बॉर्डर पर जो सैनिक खड़ा है उसके लिए क्या घोषणाएं होनी चाहिए आपकी पार्टी की तरफ से? देखिए, उनको इतनी लिबर्टी मिली जाएगी, आर्मी को इतनी मिला जाएगी, ताकत दी जाएगी कि वो खुद अपनी विल पावर से फैसला ले सके, अपने सीनियर से बात करके कर सके। उनको बुलेट प्रूफ जैकेट्स दी जाएगी, क्योंकि जवान हमारे देश की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। आज हम चैन की नींद सो रहे हैं तो सिर्फ जवान की वजह से ही सो रहे हैं। और उनको तनख्वाहों में भी उनका पिछली बार उनकी पेंशन के अंदर भी कटौती की गई, उनकी तनख्वाहों में कटौती की गई, 1 रैंक 1 पेंशन वाली बात लागू की थी, लेकिन उसका कोई फायदा निकला नहीं, कुछ हुआ नहीं फायदा। तो इस तरीके जो सरकार है ये बिल्कुल ही निकृष्ट साबित हुई है। तो कांग्रेस आएगी तो अपने सैनिकों के बारे में सोचेगी, भारतीय जो सुरक्षा है उसके बारे में ध्यान देगी, और इस तरह की घटनाएं दोबारा नहीं हो भविष्य में, उस पर विचार विमर्श किया जाएगा। देखिए, सार्थक जी का कहना है कि कांग्रेस सरकार अगर आती है सरकार में, तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार हो, रोडवेज कर्मी हो, ट्रक यूनियन हो, या फिर देश की बॉर्डर पर जो जवान देश की चौकसी कर रहा है या उसकी बात हो, कहीं ना कहीं इन सभी को लाभ मिलेगा कांग्रेस सरकार आने पर। सार्थक, आगे बात करना चाहूँगा क्योंकि मौजूदा सरकार में अब 4 महीने रह गए चुनाव में, और चुनाव से पहले क्या आपको नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी को अब उम्मीदवार घोषित कर देना चाहिए, सीएम उम्मीदवार घोषित कर देना चाहिए? देखिए, कांग्रेस पार्टी के अंदर कभी भी ये चलना नहीं रहा है। कांग्रेस पार्टी 36 कौमों की पार्टी है, 36 कौमों को साथ में लेके चलती है। वो कोई फर्क नहीं करती है अपने कार्यकर्ताओं में, नेताओं में, वो सबको एक ही तराजू में तोलती है, हमेशा अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाती है। तो ऐसे में सीएम उम्मीदवार घोषित करना और एक ही आदमी पे सारी वजन लाद देना, ये गलत होता है। गहलोत जी भी 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, कभी हमारी पार्टी में ये चलन नहीं रहा है कि सीएम उम्मीदवार घोषित करा जाए। कांग्रेस पार्टी आम आदमी की पार्टी है, किसानों की पार्टी है, युवाओं की पार्टी है। हमारा हर एक कार्यकर्ता, हर एक नेता कंधे से कंधा मिलाकर चुनाव लड़ेगा और सामूहिक रूप से मेहनत करके सरकार को बनाएगा और इस बीजेपी के आतंक से राजस्थान को मुक्त कराएगा। कांग्रेस में अगर मैं बात करूं दिग्गजों की, तो सचिन पायलट और गहलोत, आपके नजरिए से राजस्थान का अगला सीएम कौन होगा? देखिए, नजरिया आपका और मेरा नहीं होता है। गहलोत साहब ने भी पहले तय कराया कि उनका लक्ष्य यही है कि राज्य में और केंद्र में सरकार को लेकर आना है। कल पायलट साहब ने बयान दिया कि उनका अर्जुन की तरह उनका निशाना बिल्कुल सटीक है, उनको मछली की आग दिख रही है, उनको सरकार को लेकर आना है। गहलोत साहब को भी संगठन महासचिव की जिम्मेदारी दी गई, पायलट साहब को पीसीसी चीफ बनाया गया। पार्टी ने हमें बहुत कुछ दिया है हमेशा। तो हर एक कार्यकर्ता की, हर एक नेता की जिम्मेदारी ये बनती है कि सीएम पद पे सोचना नहीं करे, कांग्रेस को सरकार में लाने का काम करे, उसी के बाद सीएम बनाया जाएगा। और ये तो आला कमान का डिसीजन होगा, विधायक दल की बैठक होगी कि किसको सीएम बनाना है और किसको नहीं बनाना है। पिछले कुछ दिनों किशनपोल विधानसभा सीट पर आपसी मतभेद देखने को मिला 2 दिग्गजों के बीच में, आप ही की पार्टी के। तो ऐसा क्या रहा कि क्योंकि कार्यकर्ता तो एक ही है, कार्यकर्ता को क्यों बांटा जा रहा है एक ही पार्टी में? देखिए, हमारी पार्टी में कोई मतभेद नहीं है, कोई मनभेद नहीं है। ये बीजेपी का एक दुष्प्रचार है जो कि उनका, जब उनको दिख रहा है कि उनकी सरकार, नहीं, कांग्रेस के ही कार्यकर्ताओं ने वो वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर डाला। देखिए, किसी का नाम नहीं था उसके वीडियो के अंदर कि कांग्रेस का कार्यकर्ता है, भाजपा का कार्यकर्ता है, किसी और पार्टी का कार्यकर्ता है। तो अपन ऐसे इस तरीके से स्टेटमेंट को जस्टिफाई नहीं कर सकते कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने करा। कांग्रेस का कार्यकर्ता जहाँ हर संभव कोशिश कर रहा है कि उसकी सरकार आए, हर एक बूथ पे मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों से इंटरेक्शन कर रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं। तो कांग्रेस का कार्यकर्ता कभी भी इस तरीके का टुच्चा काम नहीं करेगा। तुच्छ राजनीति करना कांग्रेस की प्राथमिकता में कभी भी नहीं रहा है। तो कांग्रेस की तरफ से इस तरीके का कोई भी वीडियो रिलीज नहीं हुआ। और रही आपसी मतभेद की बात,
तो आप हमारी पार्टी में किसी भी नेता का किसी प्रकार का कोई आपसी मतभेद नहीं है। ये इस तरीके का सिर्फ एक दुष्प्रचार करना चाह रहे हैं। ये कहते हैं कि खंड खंड हो गई कांग्रेस, बीजेपी के अंदर इतनी ज़्यादा आंतरिक कलह है जो कि 74 दिन के अंदर प्रदेश अध्यक्ष नहीं बन पाया, वो देखने को मिल गई हमें। प्रदेश कांग्रेस में कोई आंतरिक कलह नहीं है, ये अभी साफ कर दिया है पीसीसी महासचिव सार्थक शर्मा ने। सार्थक, अब मैं आपसे एक निजी सवाल करना जा रहा हूँ और ये मेरा अंतिम सवाल होगा, क्योंकि अब आपकी उम्र 22 साल है, आगे 24-25 तक आप पहुँचेंगे। तो निजी सवाल है मेरा एक ये, तो शादी अब आप करेंगे तो कैसे आपको कन्या चाहिए? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं अभी 4, साढ़े 4 से 5 साल तक शादी के बारे में कोई विचार नहीं है मेरा ये है कि कांग्रेस पार्टी को सत्ता के अंदर लेकर आना है, और जनता जो मेरे से इतना प्रेम करती है, मेरे क्षेत्र की जनता मेरे पे जो इतना विश्वास करती है, युवाओं को जो मैंने अपने साथ जोड़ा है, मैं उनके सपने पूरे करूं, ना कि अपने सपने पूरे करूं। एक पॉलिटिशियन की लाइफ पब्लिक लाइफ होती है, उसको पर्सनल लाइफ नहीं बनाना चाहिए, जब भी एक लोगों का माइंडसेट चेंज होएगा। और रही बात कन्या की, तो वो मेरे घर वालों को देखने का काम है कि किस क्षेत्र से लाना है, और जोड़ियां तो स्वर्ग में बन के आती है, तो मैं उस पर अपने विचार व्यक्त करके कुछ साबित नहीं कर सकता हूँ। सार्थक शर्मा जन सेवक बनकर उभरे हैं। आदर्श नगर विधानसभा सीट पर ये एक अभी भी महान जन सेवक के तौर पर वहाँ काम कर रहे हैं। तो सत्यमेव न्यूज हमेशा से ये शुभकामनाएं इनको देना चाहता है कि आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र में इनका वर्चस्व अभी की तरह हमेशा कायम रहे। सार्थक, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो ये तो थे पीसीसी प्रदेश महासचिव सार्थक शर्मा। अगली बार ऐसी ही शख्सियत से हम आपको रूबरू करवाएंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए सिर्फ सत्यमेव न्यूज।